हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इमेजिज्म के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं 2023 में पार्ट 1 का, उसके लिए पेपर 1 का ग्रुप ए का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा, ग्रुप ए का पेपर 1 में, ठीक है। इससे पहले मैंने आपका एक टॉपिक कवर कर दिया जिसका नाम था एस्थेटिसिज्म, और ये दूसरा टॉपिक है इमेजिज्म। इसके बाद मैं 2 टॉपिक और कवर करूँगा, उससे आपका ग्रुप ए कंप्लीट हो जाएगा। उसी में से चारों में से एक ना एक आ जाएगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन। तो उसी में आपको 20 मार्क का अच्छे से डिटेल में आपको लिखने हैं। इससे पहले मैंने एस्थेटिसिज्म को अच्छे से समझा दिया था और उसका ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया था क्या, उसका नोट्स, ठीक है। अब इसमें जिस्म को अच्छे से कवर करते हैं। तो देखिए, इसमें इमेजिज्म का जितने भी सारे कुछ देंगे आप उसको टॉपिक वाइज देंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को हम कवर करते हैं। तो देखिए, इमेजिज्म क्या था, एक लिटरेरी मूवमेंट था, मतलब पोएटिक मूवमेंट था, ठीक है। पोएट वगैरह इसका ये मूवमेंट लाए थे। उसके बाद ये जो शुरू हुआ, ये अर्ली 20s में शुरू हुआ, ठीक है। विच इज़ बॉर्न, पहले तो ये बॉर्न हुआ कहाँ, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई इंग्लैंड में, बाद में वो अमेरिका गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इंग्लैंड लिखिएगा, उसके बाद अमेरिका। तो इमेजिज्म वाज अ पोएटिक मूवमेंट, ये एक पोएटिक मूवमेंट था जो कि शुरुआत कब हुई, 20वीं सेंचुरी में, इसकी अर्ली 20वीं सेंचुरी में। और जो विच इज़ बॉर्न इन इंग्लैंड एंड अमेरिका, जो कि सबसे पहले कहाँ इसका बॉर्न हुआ, इंग्लैंड में, और उसके बाद अमेरिका। अब देखिए इट वाज कंसर्न विथ क्रिएटिंग क्लियर इमेज विद द सिंपल लैंग्वेज। और इसका ये मूवमेंट लाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि पोएट वगैरह चाहते थे क्या उस टाइम के, कि हम इसके पोएम के माध्यम से हम कोई भी पोएम लिखे तो उसमें क्लियर इमेज दिखे लोगों को। जो भी हम वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जो भी वर्ड इस्तेमाल करें, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हो, सबसे पहली बात है। और उस लैंग्वेज से डायरेक्टली जो भी पढ़ेंगे उस पोएम को, उसके दिमाग में पूरी की पूरी, उसकी सीधे की सीधी उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट एम्फसाइजेज क्लियर एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। और ये किस चीज़ को बढ़ावा दिए, क्लियर, बहुत ही क्लियर वर्ड को, और डायरेक्ट लैंग्वेज। इसमें जैसे कि कोई आई बोलेगा तो इसको घुमा फिरा के आई बोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे पोएम में क्या करेगा, आई वर्ड का इस्तेमाल होगा। जैसे कि उससे पहले क्या हो रहे थे, देखिए, इट वाज द रिएक्शन ऑफ अगेंस्ट द रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन पोएट्री एंड जॉर्जियन पोएट्री। देखिए, ये किसके खिलाफ एक रिएक्शन था, सबसे पहले रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन पोएट्री और जॉर्जियन पोएट्री। तो देखिए, पहले जो होता था ना, तो उसमें सारे के सारे जितने भी पोएट वगैरह थे वो बहुत ही रिच लैंग्वेज, बहुत ही डेकोरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते थे, बहुत भारी भरकम वर्ड वगैरह यूज़ करते थे। और वो क्या, बहुत ही फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते थे, जिससे क्या होता था, लोगों को, सिंपल लोगों को, जिसको उतना ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं रहता था, उसको समझने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो ये पोएट वगैरह, जो इमेजिस्ट पोएट वगैरह जो है, वो क्या बोले कि डायरेक्ट क्लियर और डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ होगा, कोई इसमें घुमा फिरा के बात नहीं की जाएगी। और दूसरी, जो भी वर्ड इस्तेमाल होगा उससे डायरेक्ट इमेज क्रिएट होगा लोगों के माइंड में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इन ट्रेडिशनल पोएट्री, पुराने पोएट्री में जो लिखे जाते थे उसमें क्या था, इमेजेस आर डिस्क्राइब्ड इन ग्रेट डिटेल विद द मैनी वर्ड्स। पहले की जो पोएट्री में इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया जाता था, बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके वजह से पोएट्री वगैरह जो होती थी बहुत ही लंबी हो जाती थी। बट सम ऑफ द पोएट डिसाइडेड, कुछ पोएट डिसाइड किए दैट द बेस्ट टू राइट पोएट्री वॉज द डिस्क्राइब थिंग एंड सिंपल एंड फ्यू वर्ड्स। लेकिन जो नए पोएट आए, जो कि इमेजिस्ट पोएट वगैरह जो आए, वो इसमें क्या बोले कि पहले की जो भी ट्रेडिशनल पोएट्री लिखी जाती थी अब वैसी नहीं लिखी जाएगी। अब जो भी पोएट्री लिखी जाएगी वो एकदम क्लियर एंड कट रहेगा, उसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा और काफ़ी कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें फ्यू वर्ड्स का और सिंपल वर्ड्स का, ठीक है। बहुत ही कम वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा और सिंपल वर्ड और डायरेक्ट क्लियर वर्ड, जो कि उस पर सेट खाएगा। अगर कोई आइज बोलेगा तो डायरेक्ट आई का इस्तेमाल करना है वहाँ पे, ना कि वहाँ पे घुमा फिरा के फिर आई के बारे में बताना है। कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं उतना ज़्यादा यूज़ करना है, बस डायरेक्ट टू डायरेक्ट उसको इमेज क्रिएट होना चाहिए उस वर्ड के माध्यम से। तो इसके आगे बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में, इसके हिस्ट्री ओरिजिन के बारे में। तो देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा लंबा है क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ देखिए, literary scholars trace the origin of imagism to the poetry of T.U. Hume to a specific Hume। अब देखिए, इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले है लिटरेरी स्कॉलर्स ट्रेस द ओरिजिन ऑफ इमेजिज्म टू द पोएट्री ऑफ T.E. Hume to a specific Hume poem Autumn and a City Sunset published in 1909 consider particularly fundamental of imagist। याद रखिए, देखिए यहाँ पे कुछ लिटरेरी स्कॉलर जिसकी ओरिजिन की शुरुआत हुई इमेजिज्म की, उसमें सबसे पहला नाम आता है T.U. ह्यूम का।
यहाँ पे एल साइलेंट है इसलिए TU यूम बोलिएगा इसको। अब देखिए 2 स्पेसिफिक यूम पोएम्स, इसके 2 स्पेसिफिक बहुत ही अच्छे पोएम आए जिसमें सबसे पहला था ऑटम और दूसरा था अ सिटी सनसेट। ये दोनों पोएम जो कि पब्लिश कराया गया था उसी साल में 1909 में, जो कंसीडर किया जाता है क्यों पार्टिकुलरली फंडामेंटल ऑफ इमेजिस्ट। इस दोनों पोएम में क्या देखने को मिला, इस दोनों पोएम में स्पेसिफिकली बहुत ही इमेजिस्ट वर्ड का मतलब बहुत ही क्लियर एंड कट इस्तेमाल किया गया था, सारे वर्ड को बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और ये दोनों पोएम जो थे ये बिल्कुल सेट खा रहे थे किस पे, इमेजिस्ट पोएम पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि इसी के साथ इसी दोनों पोएम के साथ इसकी शुरुआत हुई इमेजिज्म मूवमेंट की, ठीक है। इसी के लिए तो इसीलिए इतना बड़ा रोल इसके वजह से शुरुआत हुई, इसीलिए यूम को क्या बोला जाता है, कंसीडर एज द फादर ऑफ इमेजिज्म, ठीक है। फादर इसे बोला जाता है इमेजिज्म को, किसको, TE यूम को। अब देखिए अब एक अमेरिकन पोएट थी एजरा पाउंड, जो कि इंग्लैंड से अमेरिका ले जाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था, किसको, इमेजिज्म को। तो एक अमेरिकन पोएट थी जिसका नाम था इजरा पाउंड, अडेप्टेड यूम आइडिया एंड पोएट्री फॉर हिज इमेजिस्ट मूवमेंट। ये क्या कि ये जो थे यूम्स, उसके आइडिया, उसकी जो पोएट्री लिखने की स्टाइल है, नई तकनीक जो थी, उसको ये क्या किया, अपना ली, ठीक है। और इसको फिर अमेरिका लेके गई। अब यहाँ पे क्या है, ही बिगन इन अर्नेट in 1912 when he first introduced the term during the meeting with the Hilda Doolittle। देखिए ये सबसे पहले इसकी शुरुआत जो ही ये जो इजरा पाउंड है, ये सबसे पहले 1912 में क्या हुआ, इसकी मुलाकात किससे हुई, हिल्डा डोलिटल से। तो ये सबसे पहले बार इंट्रोड्यूस किए इस वर्ड को, किसके सामने, हिल्डा डोलिट के बारे में, हिल्डा डोलिटल के सामने। अब इसके आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन नवंबर 1912 में क्या हुआ, proud used the term imagist in print of first time when he published Hume completed poetic work। देखिए पाउंड क्या की, वही इजरा पाउंड क्या की, यूज की टर्म सबसे पहली बार वो अमेरिका में आने के बाद इमेजिस्ट वर्ड का, और वो किस चीज़ में प्रिंट करवाई, उसके यूम के कंप्लीटेड पोएटिक वर्क, एक पोएटिक वर्क था उसमें सबसे पहले इसको प्रिंट करवाई इमेजिस्ट वर्ड को, कौन, इजरा पाउंड 1912 में। इजरा पाउंड वाज अ ग्रेट फिलोसफर प्रोपगेटर ऑफ इमेजिज्म। वो जो है इजरा पाउंड जो थी वो इमेजिज्म की बहुत बड़ी प्रचारक हुई, ठीक है, बहुत अच्छे से उसको प्रचार किया पहले इमेजिज्म को। इन 1914 पाउंड पब्लिश्ड, क्या बोला जा रहा है, इन 1914 पाउंड, वही इजरा पाउंड पब्लिश की डैश इमेजिस्ट। देखिए डैश इमेजिस्ट क्या था, एक एंथोलॉजी था, एंथोलॉजी का नाम था, एन एंथोलॉजी का नाम क्या था, डैश इमेजिस्ट। एंथोलॉजी का मतलब ये होता है जिस बुक में बहुत सारे पोएम, बहुत सारे मतलब पोएट के वर्क एक ही चीज़ में पब्लिश कराई जाती है, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी, ठीक है। तो सम ऑफ द राइटर्स इंट्रोड्यूस इन द बुक वेयर विलियम्स, कार्लोस विलियम्स, जैसे इसमें बहुत सारे पोएट के वर्क लिखे थे तो वो इसमें पब्लिश कराया गया, कौन में, एन एंथोलॉजी में। तो उसमें सबसे पहला पोएट था विलियम कार्लोस विलियम्स, उसके बाद है रिचर्ड एंडिलिंगटन, और उसके बाद है जेम्स जॉयस और हिल्डा डॉल्टल, ठीक है, जिसको HD भी बोलते हैं। तो ये चारों लोग का तो कम से कम था ही, इसके अलावा भी कुछ ऐसे पोएट वगैरह थे जो कि इमेजिज्म का बहुत ही बड़े प्रचारक थे, वो इसमें क्या किए, एन एंथोलॉजी में अपने वर्क को पब्लिश कराया सबसे पहली बार। अब क्या है, बाय द ईयर हाउएवर डिस्प्यूट द बिगन ऑफ अमंग द मूवमेंट रिगार्डिंग लीडरशिप ऑफ द ग्रुप। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, इसके लीडरशिप, इस ग्रुप का लीडरशिप कौन करेगा, इस पर बहस छिड़ने लगी। फ्रॉम 1915 to 1907 एमी लॉवेल पब्लिश द 3 एंथोलॉजी। 1915 से 1917 तक क्या हुआ, एमी लॉवेल जो थी वो 3 एंथोलॉजी को पब्लिश करा दी, एंड ऑल कॉल्ड द इमेजिस्ट पोएट्स, जिसे कहा जाता है जिसे एंथोलॉजी को बोला जाता है ऑल, इसका नाम क्या था, सम इमेजिस्ट पोएट। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे समझ में आएगा आपको, इमेजिज्म इज ऑल्सो नोन एज एमेजिज्म। देखिए इमेजिज्म जो एमी लॉवेल थी वो बहुत ही बड़ा एंथोलॉजी, 3 एंथोलॉजी की पब्लिश कराई, जिसका नाम तो बताए थे अभी। तो वो क्या कि इतनी बड़ी प्रचारक हुई जिसकी वजह से इसको इमेजिज्म को बोला जाने लगा कि एमेजिज्म है, एमी के नाम से इसको बुलाने जाला, इमेजिज्म का नाम रखा गया एमेजिज्म, इसीलिए इसको बोला जाता है, इमेजिज्म को एमेजिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। अब एमी लॉवेल वर्सेस इजरा पाउंड, देखिए कुछ समय बाद जब वो लीडरशिप पर बात उठने लगी तो एमी लॉवेल और इजरा पाउंड के बीच कुछ ताका झाकी हो गया, मतलब कि कुछ दिक्कतें हो गई। तो 1917 में क्या हुआ, एमी लॉवेल मतलब जो लॉवेल थी, वो एमी लॉवेल जो थी वो क्या, डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम द मूवमेंट एंड द समटाइम्स
हिल्डा डोलिटल। देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये जो एमी लॉवेल जो थी वो अपने इस मूवमेंट से वो अलग हो गई और थोड़ी ही दिन बाद हिल्डा डोलिटल भी इससे साइड हो गई, जिसके वजह से इमेजिज्म कम टू एंड, और जिसके वजह से इमेजिज्म ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये इमेजिज्म का जो टाइम था बहुत ही कम था, 1912 में शुरुआत हुई और 1917 में इसकी एंडिंग हो गई। अब इसके बाद इसके और मेन पॉइंट की करें तो इमेजिज्म के कुछ महान पोएट रहे हैं जो इमेजिस्ट वर्क लिखते थे। तो सबसे पहला नाम उसमें आता है इजरा पाउंड का। ठीक है, उसके बाद रिचर्ड एल्डिंगटन, उसके बाद हिल्डा डोलिटल जो कि वाइफ थी रिचर्ड एल्डिंगटन के। ठीक है, उसके बाद एमी लॉवेल जिसका नाम जिसको बोला भी जाता है इमेजिज्म। ठीक है, इसी के नाम से पढ़ा है इमेजिज्म। उसके बाद विलियम कार्लोस विलियम, जेम्स जॉयस, उसके बाद फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, एफ.एस. फ्लिंट और एस्किविथ कैनल और जॉन कॉरेंस। ठीक है, ये कुछ पोएट रहे, ये कुछ पोएट रहे जो कि इमेजिज्म के बहुत ही पोएट माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे पोएट और बहुत बड़े पोएट रहते थे। ये अपने वर्क में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और जो इमेजिज्म के प्रिंसिपल थे उसको फॉलो करते थे। अब इसके प्रिंसिपल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके प्रिंसिपल में क्या थे। सबसे पहले है टू यूज टू लैंग्वेज द कॉमन स्पीच बट ऑलवेज द एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, नॉट द नियरली एग्जैक्ट, नॉट द मैरिली डेकोरेटिव वर्ड। देखिए इसमें सबसे पहला बोला जाने लगा कि प्रिंसिपल रहेंगे, तो इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल के बाद जब एक मैगजीन में पब्लिश की गई प्रिंसिपल की, तो सबसे पहले बोला गया टू यूज़ द लैंग्वेज ऑफ कॉमन स्पीच। कॉमन स्पीच जो हम लोग बात करते हैं साधारण भाषा में, उसके लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा। बट लैंग्वेज बट ऑलवेज द एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, एक्सट्रैक्ट वर्ड, नॉट द नियरली एक्सट्रैक्ट। देखिए वो जो वर्ड निकाली जाएगी, जो भी वर्ड यूज़ किया जाएगा वो नियरली एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। मतलब आइज़ बोला जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि सभी तरह से घुमा फिरा के आइज़ बोला जाएगा, पूरे के पूरे सीधे बोलो, सीधे न आइज़ है। ठीक है, उसको घुमा फिरा के नैन वैन बोल के नहीं करना है, डायरेक्ट बोलो कि आँख है तो आँख है, मतलब एकदम एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करना है, डेकोरेटिव वर्ड नहीं चलेगा। ठीक है, डेकोरेट करके फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करके उसी के बारे में बता के घुमा फिरा के नहीं चलेगा। इसमें ऐसा बोला जाने लगा। इसके प्रिंसिपल ये थे कि जो भी यूज़ किया जाएगा इसमें वर्ड बिल्कुल ही क्या किया जाएगा, डायरेक्टली एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब उसमें दूसरा क्या है, टू क्रिएट टू न्यू रिदम एज द एक्सप्रेशन ऑफ न्यू मूड्स एंड नॉट टू कॉपी रिदम विच मेयरली इच इको ओल्ड मूड्स। देखिए इसमें न्यू रिदम की शुरुआत हुई, इसमें पुराने रिदम को भुला दिया गया, इसमें न्यू रिदम आने लगे। रिदम का मतलब होता है ताल, एज द एक्सप्रेशन ऑफ न्यू मूड्स। न्यू मूड्स मतलब नया नया मूड के आदमी सब आए, उसके न्यू एक्सप्रेशन देने के लिए इसमें नए नए रिदम का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इसमें तीसरा में है टू अलाउ एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। और किसी भी पोएट को ये नहीं बोला गया कि आप इसी टॉपिक पे लिखिए, उसको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, लेकिन उसको इस प्रिंसिपल का ध्यान रखना होगा इमेजिज्म के। ठीक है, उसी के बाद है टू प्रेजेंट एन इमेज, और वो जो भी लिखेंगे उससे एक इमेज क्रिएट होना चाहिए, एक लोगों के माइंड में एक इमेज बनना चाहिए, जो भी वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल होंगे वहाँ पे एक इमेज बनना चाहिए। अब टू प्रोड्यूस द पोएट्री हार्ड एंड क्लियर, नेवर ब्लड नॉर इनडिफिनिट। और इसमें जो भी पोएट्री प्रोड्यूस की जाएगी वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम हार्ड होनी चाहिए, एकदम क्लियर। ठीक है, नेवर ब्लड और नॉर इनडिफिनिट, और उसमें कोई ब्लडनेस नहीं होना चाहिए। जो भी लिखे एकदम क्लियर लिखिए और लोगों को समझ में आना चाहिए, उससे एकदम क्लियर इमेज बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ द वेरी एसेंस ऑफ पोएट्री। क्या है, कंसंट्रेशन ऑन द वेरी एसेंस ऑफ पोएट्री, और उसका कंसंट्रेशन एसेंस, पोएट्री का जो रूह बहुत ही कंसंट्रेट रखा जाना चाहिए। मतलब ऐसा है कि उसमें जो भी पोएट्री लिखी जाएगी बहुत ही शॉर्ट लिखी जानी चाहिए, वो बहुत ही क्लियर लिखी जानी चाहिए, और उसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट उसमें जो इस्तेमाल होगा वर्ड वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट समझ में आनी चाहिए, और बहुत ही कम शब्दों में लिखी जानी चाहिए जो भी पोएट्री है। तो ये 6 प्रिंसिपल थे इसके। अब इसके बात की जाए तो इसमें कुछ पोएट्री वगैरह हुई थी। एग्जाम्पल्स में इमेजिस्ट पोएट्री की बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट इमेजिस्ट पोएम इज पाउंड जो थे उसका एक पोएम है इन द स्टेशन ऑफ द मेट्रो। ठीक है, ये पोएम का नाम है, जो कि एपरेशन ऑफ द दीज फेसेस इन द क्राउड। देखिए
यहाँ पे बोला जा रहा द एपरेशन ऑफ दिस फेसेज इन द क्राउंड पेडल्स ऑन अ वेट ब्लैक बॉ। तो देखिए ये जो है ये दो लाइनें हैं, इसका जो ये पाउंड की जो ये पोएम थी इन द स्टेशन ऑफ द मेट्रो, ये बहुत ही छोटी पोएम थी, दिख रहा है जहाँ तक वही पोएम है इसका पूरा का पूरा पोएम। ठीक है, तो ये बहुत ही पोएम अच्छी है, मतलब ये डायरेक्टली इमेज क्रिएट करती है। इसमें जो एक रेलवे स्टेशन से जो भी भीड़ उतरती है वहाँ पे क्राउड होता है, बहुत ही क्राउड, और क्राउड का फेस, जितने भी क्राउड के जितने भी लोग रहते हैं उसका डायरेक्टली इमेज क्रिएट होता है माइंड में, और ये पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। दो लाइनें लेकिन इसका मतलब बहुत है बड़ा है। अब देखिए इजरा पाउंड की बात करें तो इजरा पाउंड की द रिटर्न जो कि इमेजिस्ट की एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। डू लिटिल की हेलेन अ लेडी जो कि एमी लॉवेल की है। विलियम्स कार्लोस विलियम्स की लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ ये है। उसके बाद जेम्स जॉयस की आई हियर एन आर्मी एंड द चार्निंग अप द लैंड, ये जो है ये है जेम्स जॉयस के। तो ये कुछ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है इमेजिस्ट पोएट्री के। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी अच्छे से ख़त्म होता है। इसको अच्छे से याद कीजिए, इसके की पॉइंट्स निकाल के इसको समझने की कोशिश कीजिए, और ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा, क्योंकि आप जब लिखेंगे ना तो आपका ग्रुप ए को ही पहले लिखना है, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा ताकि जो भी एग्जामिनर देखे तो उसको अच्छा फील हो पहले। ठीक है, तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। 7-8 दिन बचे, 10 दिन बचे, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए।